नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। नकल विरोधी कानून मंजूरी, 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपतियों को विशेष पैकेज। देहरादून में एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के झगड़े का मामला, राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया संज्ञान। 4 सदस्य 6 साल के लिए निष्कासित। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज, स्वास्थ्य विभाग ने श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर की प्लानिंग, जिलों के सीएमओ को किया अलर्ट। जीएसटी बिल लाओ इनाम पाओ योजना, उपभोक्ताओं में अच्छा मिल रहा रिस्पांस। कोटद्वार सेल टैक्स ऑफिस में पुरस्कार वितरण समारोह में दिखा उत्साह। और देश की अंतिम सरहद नीति घाटी बॉर्डर तक जोड़ने वाली मुख्य सड़क का होगा विकास। चौड़ीकरण का सर्वे हुआ शुरू। केंद्रीय मानकों के तहत प्रभावितों को दिया जाएगा मुआवजा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक की कई अहम फैसलों की मुहर लग सकती है। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपति को विशेष पैकेज दिया जाएगा। सितारगंज चीनी मिल को 30 साल के लिए पीपीपी मोड पर दी जाएगी। वहीं खनन में रॉयल्टी को 10% घटाया है। पहले 25% थी, अब 15% होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनी को रियायत दी जाएगी। जमीनों के सर्किट रेट का रिवीजन होगा। सीएम पोष योजना के तहत दिए जाने वाले दूध अब सप्ताह में 2 दिन दिया जाएगा। वहीं सरकारी वाहन खरीदने की नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो वहीं आईआईटी के क्षेत्र में रोजगार के लिए डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा। वहीं कैबिनेट में नकल विरोधी कानून को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा के पटल पर विधेयक लाया जाएगा। कार्मिक विभाग में 26 एसडीएम के पद पर सृजित होंगे। तो वहीं जोशीमठ आपदा के प्रभावितों को 3 विकल्प दिए। दर, विकल्प और शर्त भूमि के मुआवजे को लेकर राशि पर नहीं हुआ फैसला। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, धामी सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई मुद्दों पर, किसी फैसलों पर यहाँ पर मुहर लगी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा आगामी जो बजट इनके बाहरी यानी 13 मार्च के 18 मार्च तक गैरसैंण विधानसभा का बजट सत्र आउट किया जाएगा। इसको लेकर कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैसला है वो नकल विरोधी कानून के तहत जो अध्यादेश राज्य सरकार लेकर आई है, मुख्यमंत्री और राजभवन ने जिस पर हरी झंडी लगाई है, उसको कैबिनेट ने पारित कर दिया है और विधानसभा के बजट सत्र में उसको अध्यादेश को कानून बनाकर पारित किया जाएगा। ये बड़ा फैसला था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री को पहाड़ चढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इकाई को पहाड़ चढ़ाने के लिए जो निवेशकर्ता 200 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लगाएंगे, उनको विशेष पैकेज दिया जाएगा। यानी उनको हर प्रकार की जो लीज से संबंधित या बिजली के दरों से संबंधित जो भी सरकार की व्यवस्थाएं होती है एनओसी से संबंधित, उस पर छूट दी जाएगी। नैनीसैनी एयरपोर्ट को एयरफोर्स के हवाले किया जाएगा। जो वर्तमान में जो जोशीमठ में जो आपदा प्रभावित लोग मांग कर रहे हैं मुआवजे के लिए, उस पर 3 शर्तें तय की गई है, लेकिन उस मुआवजे की राशि को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो सरकारी वाहन खरीद नीति है, उसको लेकर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं जमीनों के जो रेट हैं वो रिवाइज किए जाएंगे, यानी नए सर्कल रेट उत्तराखंड में लागू होंगे। इसको लेकर धामी कैबिनेट ने
मोहर लगा दी है। वहीं सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर देने का फैसला लिया गया है, जिसकी लीज 30 साल की जाएगी। वहीं जी। अगर खनन के संदर्भ में बात करें तो खनन में रॉयल्टी को 10% घटाया गया है, यानी पहले 25% थी, अब उसको 15% कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मंडवा है, जो मोटा अनाज है, उसके मद्देनजर राशन की दुकानों पर 35 रुपए किलो के हिसाब से अब मंडुआ भी मिलेगा और मंडुआ को खरीदने के लिए राज्य सरकार ने दरें भी लागू कर दी है। कुल मिलाकर के आज 52 फैसले प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में लाए गए थे, जिसमें अधिकांश फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। जी बिल्कुल श्रीनिवास जी, इसी के साथ में 200 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले उद्योगपति को भी विशेष पैकेज देने की बात की गई है, तो क्या ये उत्तराखंड के लिए एक उपयोगी साबित होगा? बहुत अच्छा। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार चाहती है उत्तराखंड में जो निवेश करता है, जो उद्योगपति हैं, जो कारोबारी है, वो उत्तराखंड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाई को लगाए, जिससे 70% रोजगार स्थानीय प्रशिक्षित बेरोजगारों को मिलेगा। उससे एक तो रोजगार सृजन के लिए एक रास्ता खुलेगा, दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां बिल्कुल। उत्तराखंड में आएंगी उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस हो, सड़कें बेहतर की व्यवस्था हो, या फिर गोदाम के लिए हो, या लीज को कम दरों पर देने की बात हो, या विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के लिए कम दरों पर विद्युत आपूर्ति बहाल करने की बात हो। इसको लेकर राज्य सरकार की आज की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 200 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में लगाए जाएंगे उनको एक विशेष पैकेज दिया जाएगा, ताकि उनको भी अगर मैन्युफैक्चरिंग इकाई यहाँ पर लगाएंगे तो जो मार्जिन मनी मैन्युफैक्चरिंग इकाई में प्रोडक्शन के तौर पर उनको भी कमाने का एक मौका मिलेगा, और राज्य सरकार संपूर्ण निगरानी उनको देने के लिए जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। धामी सरकार में नंबर 2 के मंत्री कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर से अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके द्वारा इस विषय को कैबिनेट बैठक में उठाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आए दिन अधिकारियों की मनमानी के किस्से सुनने और देखने को मिल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से भी अधिकारियों ने कोई बातचीत नहीं की है और अपने स्तर पर निर्णय लेने का काम किया है, जिससे मंत्रियों में अधिकारियों के प्रति नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा कि मंत्री को अधिकार मिलना चाहिए सीआर लिखने का, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का बहुत आवश्यक है। और स्टेट्स में लिखी जाती है, हमारे राज्य में भी लिखी जानी चाहिए। यूपी के अंदर लिखी गई है, दिल्ली के अंदर लिखी जाती है, आपके हरियाणा में लिखी जाती है, तो यहाँ भी लिखी जानी चाहिए। देहरादून एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में झगड़े का मामला आपसी भिड़ंत का राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया संज्ञान। एनएसयूआई के 4 पदाधिकारी 6 साल के लिए किए गए हैं निष्कासित। एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भिड़ गए थे कार्यकर्ता। एनएसयूआई के 4 पदाधिकारी 6 साल के लिए निष्कासित। अगर आप भी खरीदारी करते समय जीएसटी बिल नहीं लेते तो जान लीजिए कि इससे आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। फिलहाल ये नुकसान उत्तराखंड राज्य के लोगों को होगा। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना लॉन्च की है। इसके तहत जीतने वाले विजेता को उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से 10 करोड़ तक की इनाम राशि दी जाएगी, जिसको लेकर आज हरिद्वार जीएसटी कार्यालय रोशनाबाद में जीएसटी बिल और इनाम पाओ के तहत 40 लोगों को इनाम देकर पुरस्कृत किया गया। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि कैजुअल में भी टैक्स तो पूरा देते हैं, बिल नहीं लेते हैं दुकानदारों से। तो उससे क्या होता है कि इससे टैक्स जो मिलता है वो हमारे प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए बिल लाओ इनाम पाओ एक योजना जारी की, जिसमें जो उपभोक्ता कोई माल खरीदता है, कोई वस्तु खरीदता है, अगर वह उसे हमारे बिलीप ऐप डाउनलोड करता है तो उसको पुरस्कार हर महीने वाइज पुरस्कार की वो की गई है कि ड्रा महीने के बाद निकाला जाएगा, उसका पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। ये लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप जो भी सामान खरीदते हैं मार्केट से, मॉल से, कहीं से भी, तो आप जीएसटी बिल जरूर लें। इससे जो है लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और इससे सरकार का ही बेनिफिट है, पब्लिक का ही बेनिफिट है। उत्तराखंड के लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही योजना बिल लाओ इनाम पाओ के तहत कोटद्वार के सेल टैक्स ऑफिस में पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में व्यापारियों द्वारा विजेताओं को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड सहित अन्य गिफ्ट वितरित किए गए।
पुरस्कार पाकर लोगों के चेहरे खिले हुए दिखाई दिए और इस मौके पर विजेताओं ने सरकार की जीएसटी बिल जागरूकता को लेकर बहुत ही प्रशंसा की। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि बिल की लिमिट 200 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी जाए ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उपभोक्ताओं के भीतर इस योजनाओं को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और विजेताओं को पुरस्कार देने के बाद उसमें और बढ़ोतरी होगी। ये जीएसटी बिल मेरे सारे अपलोड करे, मैंने जितने भी जीएसटी बिल लिए थे और वो सारे अपलोड करे और मुझे ये भी विश्वास नहीं था, मैं तो भूल चुकी थी कि मतलब यहाँ से भी कोई इनाम मिलेगा, कोई मतलब ही नहीं था कि कोई मिलेगा। और अचानक ही सडनली कल मुझे फ़ोन आया यहाँ से कि मैम आपका इनाम निकला हुआ है, स्मार्ट वॉच है मेरी ये, और आप इसे ले जाइए। जिन लोगों की इसमें लकी ड्रॉ निकले हैं उनको इनाम वितरित किए जा रहे हैं। इसमें व्यापार मंडल भी डिपार्टमेंट के साथ है, लेकिन व्यापार मंडल भी लगातार ये प्रयास करता है कि हर व्यापारी जो है रजिस्टर्ड रहे। लेकिन फिर भी वित्त मंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो इसकी लिमिट 200 रुपये है, इसको कम से कम 1000 रुपये किया जाए, जिससे कि इसका मिसयूज ना हो। ये जो उत्तराखंड सरकार और राज्य कर विभाग द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है बिल लाओ इनाम पाओ, इससे जो है बेसिकली इसका जो है मेन पर्पज़ है कि हम लोग प्रमोट करें कि जो है कंज्यूमर जो भी खरीदारी करे वो अपना बिल प्राप्त करे और उसका जो है डिक्लेरेशन हो, और इससे जो है इनाम के रूप में हम लोग जो है प्रोत्साहित करके जो है उन लोगों को चाह रहे हैं कि वो जो है डिक्लेरेशन करें और एक तरह से जो है विभाग का आम आदमी एक मुखौटा बन के जो है बाजार में बिल जो है लेके अपलोड करें। कोटद्वार क्षेत्र के आम पड़ाव के एक घर में आग लगने से 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। फिलहाल स्थानीय लोगों की मदद से तीनों घायलों को बेस हॉस्पिटल कोटद्वार लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया और 18 वर्षीय युवती को भर्ती कर लिया गया। आग लगने का कारण घर में काम कर रहे कारपेंटर द्वारा कारपीन के तेल में बीड़ी फेंकने का बताया जा रहा है, जिसे आग लगी और दोनों कारपेंटर सहित घर में युवती भी झुलस गई। रात्रि में 9-10 के आसपास 3 पेशेंट्स आए थे बर्न के, और 3 पेशेंट्स में से 2 पेशेंट्स को 75% और 48% के आसपास बर्न थे, उनको तो रेफर कर दिया गया वहाँ पे एम्स में। और तीसरा जो पेशेंट है वो 18% बर्न की है, लड़की है, वो मैनेजेबल है, उसको हमारे यहाँ ट्रीटमेंट मिल रहा है। खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। चुनौती सच को सामने लाने की, सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि
आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट के अंतर्गत वन सरपंचों को प्रशिक्षण देने आए एक एनजीओ के सदस्यों का वन सरपंचों ने विरोध कर प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। वन सरपंचों ने आरोप लगाते हुए कहा कि दूर दूर गांव से यहां प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया, लेकिन प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का विषय क्या था, किस चीज का प्रशिक्षण किया जाना था, इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर नाराज वन सरपंचों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार किया और वन चेतना केंद्र के बाहर आकर प्रशिक्षण के नाम पर खाना पूर्ति को लेकर नारेबाजी की। हम ये चाहते हैं सर कि जितनी हमारी जो सरपंचों की जो मांगे हैं वो हमारी मांगे पूरी हो। वो डीएफओ साहब को भी पता है, कंजरपेटर साहब को भी पता है, सरकार में जो मंत्री है उनको भी पता है, मुख्यमंत्री जी को भी पता है, लेकिन हमारी जो जितने भी जब कोई भी पत्रावली जाती है तो वो कंजरपेटर साहब के यहाँ जाती है और कंजरपेटर साहब ने हमारी पत्रावली को दबा रखा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं भेज रहे हैं। यदि वहाँ अनुभाग 2 से अगर कोई भी बोलते हैं उनके अधिकारी कि भैया हमको पत्रावली भेजो, तो उसमें कोई सही आख्या नहीं देते हैं। सर जैसे हम यहाँ पे आए थे, बस वैसे तो मतलब कुछ पता ही नहीं चला काहे के लिए हमको यहाँ पे बुलाया गया। जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे किस चीज़ के लिए बुलाया गया है, और जैसे आए और उनको जो प्रशिक्षण देने आ रखे उनको खुद ही नहीं पता कि हमें क्या बोलना चाहिए सरपंचों से। मतलब उनको खुद नहीं पता कि हमने इतने सारे लोगों को किस विषय के लिए बुलाया गया है। फिर जो मतलब हुआ, फिर हम बेवकूफ़ी बने सर यहाँ पे आके। ये वन पंचायत सरपंच एवं सदस्यों को प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत के कार्यालय से आदेश हुआ है। एक संस्था को अर्पित सेवा संस्थान एक एनजीओ है जिनके द्वारा कि वन पंचायतों को प्रशिक्षण दिए जाने का कार्यक्रम था। ये आदेश प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत द्वारा उस संस्था को किए गए थे और उस संस्था के प्रतिनिधियों के द्वारा ये प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया है। अगर सरपंचों को ये लगा कि भाई हमको उचित तरह का प्रशिक्षण इनके द्वारा नहीं दिया गया जो उनकी अपेक्षा थी, तो निश्चित रूप से इसके बारे में जो है मैं ऊपर भी रिपोर्ट करूंगा और भी सरपंचों से भी मैं बात करता हूं कि मतलब ये क्या उनकी अपेक्षा थी जो कि उनको नहीं दिया गया। और अगर वास्तव में उनकी बात सही होगी तो इसके मैं उच्चाधिकारियों को इसके बारे में मैं बताऊँगा कि पुलिस की ओर से सायकालीन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा जो लोग मोटर व्हीकल एक्ट नियम का पालन नहीं करते उन व्यक्तियों के चालान भी काटे गए। युवाओं पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि अधिकतम युवा आज के समय में ना ही हेलमेट का उपयोग करते हैं और बाइक पर 3 सवारी का अधिकतम उपयोग करते हैं। बता दें कि इस चेकिंग पर थाने में तैनात एनएसआई अशोक कुमार द्वारा बताया गया कि ये सायकालीन चेकिंग हमारे द्वारा प्रतिदिन चलाई जाती है। नियमित रूप से सायंकालीन हमारी वाहन चेकिंग चलती है, जिसमें हम जो भी मोटर व्हीकल एक्ट का जो भी वायलेंस करते हैं, विशेषकर नौजवान जिनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन किया गया उनका चालान करते हैं। और ये नियमित रूप से सायंकाल पर डे अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है, ट्रिपल राइडिंग पहना है और कोई मोबाइल में फ़ोन में बात कर रहा है, हर चीज़ का जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में वायलेंस है हर चीज़ के चलान। जोशीमठ देवनगरी लगातार भूदसाव की जद में है। बता दें कि यहाँ चारों तरफ मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है, जिस कारण कई आशियाने इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। तो वहीं पीड़ित परिवार इस वक्त राहत शिविर से लेकर होटलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि इस दौरान अक्षय पात्र नामक संस्था के द्वारा जोशीमठ के पीड़ित परिवारों के लिए 960 पेटी आवश्यक खाद्य सामग्री पीड़ित परिवारों को वितरित की गई।
बता दें कि पीड़ित परिवारों के लिए लगातार कई संस्थाओं में लेकर प्रशासन से द्वारा पूरी मदद की जा रही है। अक्षयपात्र संस्था के सेवादारों का कहना है कि अक्षयपात्र संस्था पूरे भारत में सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न का भोजन निःशुल्क करवाती है सभी छोटे बड़े बच्चों के लिए। और वहां अक्षयपात्र संस्था की कम से कम पूरे भारत में 66 रसोई घर मौजूद है और जहां प्रतिदिन 21 लाख बच्चों को नियमित ढंग से भोजन करवाती है। ये अक्षय पात्र करके एक एनजीओ है जो संपूर्ण उत्तराखंड में काम कर रहे हैं और इनके जैसा हमें इन्होंने बताया कि आज की डेट में 22 लाख जो छात्र छात्राएं हैं वो लोगों को ये लोग खाना खिलाते हैं, ऐसे इन्होंने हमें बताया है। और ये जोशीमठ में आए हैं, जोशीमठ में इन्होंने कहा कि हम प्रभावित लोगों को 960 पेटी ऐसी आई है और 960 पेटी को ये प्रभावितों को दे रहे हैं। पिछले कुछ साल 2 साल पहले हमारे उत्तराखंड में प्रलय आए थे, उस समय तकरीबन 50,000 पका भोजन लोगों को बांटे थे। उसके अलावा तकरीबन 10 कोविड काल में 25 लाख राशन किट पूरे उत्तराखंड में हम लोग बांटे थे और पूरे भारत में 25 करोड़ लोगों को भोजन बांटे थे कोविड काल में। इस प्रकार एक सेवा करने वाले संस्था है अक्षय पात्र। उत्तराखंड में गाड़ियों के चालान करने में खाकी वर्दी बड़ी मुस्तैदी से दिखाई दे रही है, लेकिन खाकी का अधिकार नहीं है कि वो वाहन चालकों के सभी दस्तावेज चेक कर सके। ये एक आरटीआई के माध्यम से सिटी बस वाहन स्वामी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडीरियाल ने कहा है कि उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी, जो कि सूचना उन्हें प्रशासन द्वारा लगभग 13 महीने बाद दी गई, जिसमें साफ लिखा है कि पुलिस को किसी भी गाड़ी के कागजात, इंश्योरेंस आदि चेक करने का अधिकार नहीं है। लेकिन पुलिस आज भी लगातार सड़कों पर वाहन स्वामियों के चालान कर गाड़ियों को सीज कर रही है। तो धारा 206 और 207 यही कहती है, लेकिन जब मेरे द्वारा इनसे मांगा गया कि भाई शासन से कि भाई आपने कोई पुलिस को अधिकार दिया गया है, तो इन्होंने साफ लिख दिया कि भाई हमारे पे सूत्राधारित नहीं है। जब इनके पास शासन का पुलिस को कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है और पुलिस जो है हजारों लाखों लोगों का जो चालान करके करोड़ों रुपए वसूल कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस की जो है गुंडागर्दी को दर्शाता है। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां सड़कों पर गन्ने से भरे बैलगाम ओवरलोडेड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। बता दें कि पहले भी इन ओवरलोडेड वाहनों की चपेट में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके लक्सर प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। गन्ने से भरे ओवरलोड वाहन सड़कों पर हादसों का सबब बने हुए हैं। यहां तक कि बच्चों के स्कूल के समय भी ये ओवरलोड वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। न जाने कब किसके घर का चिराग बुझ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शासन प्रशासन सब कुछ देखकर भी अनजान बना हुआ है। सर में गन्ने से भरे ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पहले भी इन ओवरलोड वाहनों की चपेट में आकर कई आमजन लोग अपनी जानें तक गंवा चुके हैं। बावजूद इसके लक्सर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब देखना यह होगा कि लक्सर प्रशासन इन ओवरलोड वाहनों पर क्या कार्रवाई करता है। फिरोज अहमद, जन टीवी, लक्सर। देश की अंतिम सरहद नीति घाटी बॉर्डर तक जोड़ने वाली मुख्य सड़क के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बीआरओ का सड़क चौड़ीकरण कार्य 6 मीटर ऊपर और नीचे कटिंग के लिए सर्वेक्षण का कार्य फिर से शुरू हो गया। इस चरण में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जोशीमठ 0 पॉइंट से सुराई कोटा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके तहत सीमा सड़क संगठन, लोक निर्माण विभाग सहित तहसील प्रशासन की टीम नीति बॉर्डर रोड सर्वे के लिए बड़ागांव पहुंची। वहीं केंद्रीय मानकों के तहत सड़क के सेंटर से 6 मीटर ऊपर और 6 मीटर नीचे की ओर बॉर्डर रोड की कटिंग आबादी वाले इलाकों में होनी है। स्थानीय लोगों भी बीआरओ और सहयोग दे रहे हैं। सड़क कटिंग में जिन लोगों का आवास या भवन भूमि आ रही है, उन्हें सर्वे के बाद मुआवजा दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की चल रही तैयारियों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य महानिदेशालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। वहीं डीजे हेल्थ विनीता शाह ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर प्लानिंग की जा रही है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो, उसके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास करने को तैयार है। हमारी तैयारी पूरी ही है और हम आशा करते हैं कि जो भी विभिन्न प्रदेशों से हमारे लोग यात्री आएंगे
वो एक अच्छा अनुभव लेके जाएंगे और उनकी हेल्थ का ध्यान के लिए हमारी प्लानिंग चल रही है और सभी की यात्रा सुखद रहे और सफल रहे, यही हमारा प्रयास है। केदारनाथ में 1 घंटे में 1200 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। प्रशासन और BKTC ने बनाई योजना। दर्शन के लिए की जाएगी टोकन सिस्टम की व्यवस्था। टोकन में स्वास्थ्य और दर्शन के लिए समय होगा अंकित। बीते बरस श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। धर्म दर्शन के लिए 12 घंटे खोला गया मंदिर तो 14,400 श्रद्धालु कर सकेंगे एक दिन में दर्शन। यात्रियों की बढ़ती संख्या और मौसम सहित अन्य हालातों को देखते हुए ये लक्ष्य तय किया गया है। पिछले साल 15,63,000 श्रद्धालुओं ने किए थे बाबा केदारनाथ के दर्शन। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने शारदीय कावड़ और महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत शंकराचार्य चैक, गंगा घाटों, पार्कों, लाइट व्यवस्था आदि का व्यापक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे सर्वप्रथम शंकराचार्य चौक पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया कि जगह जगह खुदाई करने की वजह से आसपास की भूमि उबड़ खाबड़ हो गई है। उन्होंने मौके पर ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 महीने के भीतर ही शंकराचार्य चैक के पास आसपास की लैंड स्कैम्पिंग कर चैक को सुरक्षित बनाना सुनिश्चित करें। इसके बाद जिलाधिकारी हर की पौंडी पहुंचे। वहां पर उन्होंने विभिन्न घाटों का भी निरीक्षण किया और वहां की संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए, शंकराचार्य चौक आपको पता है कि ये नेशनल हाईवे जो दिल्ली की तरफ से आता है उसका एंट्री पॉइंट है ये हरिद्वार का। तो यहाँ पर मैंने भी निरीक्षण किया, यहाँ काफ़ी स्थिति खराब है। तो HRDO को मैंने डायरेक्शन दे दिया है कि 1 महीने के अंदर यहाँ बड़ी खूबसूरत सी लैंडस्केपिंग देखने को मिलेगी और ताकि हरिद्वार में एंटर करने वाले व्यक्ति को एहसास हो कि एक अच्छे शहर में आए हुए हैं वो। इसके अलावा इस समय आपको पता है कि कांवड़ का भी समय चल रहा है और ये इसको हम मिनी कांवड़ का नाम दे सकते हैं। उसमें खासकर से नजीबाबा बिजनौर की तरफ से बड़ी संख्या में कांवड़िए आ रहे हैं। तो आज उनका भी पूरा मैं निरीक्षण करने जा रहा हूँ कि घाटों पर क्या स्थिति है और पार्किंग की क्या स्थिति है, लाइट की क्या स्थिति है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।